आचार्य जी, किताबों में प्रकृति तो सिर्फ यही इसी का नाम दिया गया है। इस प्रकृति की बात आपसे पता चले। सर्वप्रथम प्रकृति ये है। पता लगाते हैं। अहंकार बहुत है ना, हमें लगता है ये सब प्रकृति है, हम थोड़ी प्रकृति है, हम तो कुछ और है। तो प्रकृति कोई पूछे प्रकृति कहाँ है, तो कहे नदियां, पहाड़, पेड़ और पौधे और पशु, ये सब प्रकृति है। पहली प्रकृति तो तुम्हारा भेजा है, ये बुद्धि, ये स्मृति, ये सब प्रकृति है। बाकी तो सब बाद में आते हैं। जैसे वो कुछ नियमों से संचालित हो रहे हैं और उन नियमों को तोड़ नहीं सकते, वैसे ही हम भी नियमों पे ही चल रहे हैं। हमारा शरीर ही नहीं उन नियमों पे चल रहा है, गौर करना, हमारा मस्तिष्क भी उन्हीं नियमों पे चल रहा है। इसीलिए इस मस्तिष्क को चैतन्य कहना भूल होगी। ये तो मात्र प्राकृतिक है, चैतन्य कुछ और होता है, उसका लेना देना मस्तिष्क से नहीं है। मस्तिष्क और मन अलग होते हैं, ब्रेन और माइंड अलग है। मस्तिष्क, ब्रेन प्रकृति मात्र है। आचार्य जी, इसका भी रिमोट कंट्रोल कहीं और है ना, हमारे हाथ में। तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। तुम इस नदी को बहने से नहीं रोक सकते, तुम बादल को बरसने से नहीं रोक सकते, तुम सूरज को तपने से नहीं रोक सकते, और तुम अपना गुस्सा भी नहीं रोक सकते। ये सब प्राकृतिक बातें हैं। तुम अपनी बढ़ती हुई उम्र रोक सकते हो? तुम कह सकते हो कि आज मैं 40 साल का हूं, अगले साल भी 40 का ही रहूंगा? रोक सकते हो क्या? कुछ नहीं रोक सकते। तुम पृथ्वी को उसकी कक्षा में घूमने से नहीं रोक सकते, तुम अपनी बढ़ती उम्र नहीं रोक सकते, तुम अपना गुस्सा भी कहाँ रोक सकते हो? जो ऐसा हो जाए कि इन सब चीजों से जरा अछूता हो जाए, अपनी बढ़ती हुई उम्र से भी और अपने गुस्से से भी, उसको जानना कि वो पुरुष हुआ, वरना सब प्रकृति है। जो अपने क्रोध से भी हट सके और जो अपनी उम्र से भी हट सके, मात्र वो पुरुष हुआ, अन्यथा तो प्रकृति ही प्रकृति। प्रकृति इतनी खींचती क्यों है हमें अपनी तरफ? वो नहीं खींचती, आप जाते हो उसकी तरफ। उसको क्या करना है? आचार्य जी, पानी है, मतलब उसकी आवाज कुछ नहीं उसकी आवाज में। आपके कान सामाजिक शोर से उबे हुए हैं, इसलिए आपको ये आवाज बहुत प्यारी लग रही है। 10 दिन यहीं बैठ जाओ तो भागोगे, कब शोर मचाता है। नहीं, अकेलापन नहीं, कुछ और कह रहा हूँ। यहाँ वाले सब दिल्ली में। प्रकृति में कुछ खास नहीं है। तुम धुएं और शोर और प्रदूषण में पड़े रहते हो, इसलिए यहाँ पे तुम्हें बहुत कुछ खास लगता है। यहाँ क्या खास है? यहाँ क्या खास है? प्रकृति में कुछ बहुत खास होता है। तो जितने लोग प्रकृति के पास रहते थे वो सब फिर बुद्धि हो गए होते। उत्तराखंड की पूरी आबादी, हाँ, बुद्धों की और कृष्णों की होती। प्रकृति में कुछ नहीं है। हाँ, तुम जहां रहते हो वो जगह प्रकृति से भी गई गुजरी है, इसलिए उसकी तुलना में प्रकृति तुम्हें खास लगती है। बात समझ में आ रही है? इसलिए आदमी बार बार जंगल की ओर, पहाड़ की ओर, नदी की ओर भागता है, क्योंकि हम बहुत घटिया जगहों पर रहते हैं, बस तुलनात्मक रूप। ये एक सामान्य साधारण जगह है, पर जो नर्क में रहता है उसको ये जगह भी बहुत, अरे बाप रे, यही स्वर्ग है, यही स्वर्ग है। क्या स्वर्ग है? नहीं, ये स्वर्ग है, तुम पहाड़ हिमालय की चोटी पे चढ़ जाओ, वहां भी स्वर्ग नहीं है। क्या है? बर्फ है, पत्थर है, उसमें ऐसा क्या है कि पागल हो रहे हो? तो ये सब जो तुम वृतांत पढ़ते हो कि मैं फलाने सरोवर पे पहुंच गया और बस मैं समझ गया कि यही तो स्वर्ग है, हाँ, या कि कहा जा रहा है कि अगर जमीन पर कहीं स्वर्ग है तो बस कश्मीर में है, कश्मीर में है। ये सब बातें अतिशयोक्तियां हैं।
हाँ, तुम परेशान हो तो नर्क है, और तुम परेशानी से छूटने के ख्वाब ले रहे हो तो स्वर्ग है। और जब परेशानी से छूट ही गए तब ना नर्क है ना स्वर्ग है। कल हम बात कर रहे थे ना कि आदमी हर चीज को भोगना चाहता है, अनुभववाद। तो प्रकृति को भोगना भी उसी में शामिल है कि 50 जगहों पे जाएं और प्रकृति का रस चूस लें बिल्कुल, और ऐसा लगता है कि वाह, जीवन में न जाने क्या मिल गया। फलाने रेगिस्तान में घूम आए, फलाने देश हो आए, पहाड़ पे चढ़ गए, फलाने समुद्र में गोता मार दिया, लगता है ये देखो यही तो है सब कुछ। ले हो आए, मानसरोवर हो आए, सिक्किम घूम रहे हैं, का चलो साइबेरिया चलते हैं। क्या पा जाओगे वहां पर? हाँ, नदी, पानी, हवा, पत्थर, पहाड़, इनसे हटकर कोई और जगह है क्या कहीं? तुम चांद पे चढ़ जाओ, वहां भी और क्या पा जाओगे? वहां भी क्या है? लेकिन आदमी कंज्यूमर है, अनुभवों का बहुत बड़ा कंज्यूमर है आदमी। हमें सब भोगना है। तो नदी के पास भी आते हैं, फिर यहाँ पे फोटो खिंचवाएंगे और फिर डालेंगे। कुछ नहीं कर रहे, तुम भोग रहे हो उसको, और उस भोग से तुम्हारी प्यास बुझेगी नहीं। तुम नदी किनारे आके नदी में गोता मार के भी प्यासे ही लौटोगे। यात्राएं कर करके, अनुभव ले ले करके अगर मुक्ति मिल गई होती तो सब बस कंडक्टर और एयर होस्टेस बिल्कुल मुक्ति हो गए होते। स्विट्जरलैंड में सारे बुद्ध हो गए। बिल्कुल। आचार्य जी, जब हम नेचर के पास होते हैं तो हमारे मन में बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड होता है, वो रेगुलर लाइफ में क्यों नहीं होता? यही तो ग्रेटिट्यूड होता है कि उस रेगुलर लाइफ से छूटे। पागल। और वो ग्रेटिट्यूड भी इसलिए होता है क्योंकि इस प्रकृति के पास तुम महीने में 2 ही दिन आ पाती हो। 28 दिन वहां नौकरी बजाती हो, फिर 2 दिन यहाँ आती हो, तो मन में बड़ा धन्यवाद उठता है कि 2 दिन के लिए सही नरक से छूटे। यही तुम्हारा सब वहां से धंधा पानी बंद कर दिया जाए, हाँ, क्या वहां से तुम्हारी रोजी रोटी नहीं चलेगी, यहीं पे बसो, फिर देखते हैं कि कितना तुम में ग्रेटिट्यूड रहता है। पहाड़ी सारे भागते हैं मैदानों की ओर, शहरों की ओर, कि दिल्ली पहुंच जाए और नौकरी मिल जाए। तुम यहाँ को भागते हो, जो जहां है वहीं असंतुष्ट है। पहाड़ी गांवों में चले जाओ, वहां तुमको जवान लोग बहुत कम मिलेंगे, सारे जवान कहाँ गए? लेकिन अच्छा है, जो लोग शहरों में धूल में और शहरों के कुचक्र में फंसे हुए हैं, उनको प्रकृति के पास आना चाहिए। इसलिए नहीं कि प्रकृति उन्हें कुछ दे देगी, इसलिए कि यहाँ आएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि शहर कितना बड़ा नर्क है। बस जाओगे तो भागोगे, तुम भी भागोगे। बस जाओगे तो भागना पड़ेगा। एक्सपीरियंस है इसलिए अच्छा लगा। वही, तुम भोगने आते हो, वहां भोग रहे थे, वो जिस चीज को भोग रहे हो कड़वी लगने लग गई है, तो यहाँ आओगे, कुछ दिन इसको भोगोगे, फिर ये भी कड़वा लगने लगेगा। अरे कुछ दिन छोड़ दो, अभी घंटे भर यहाँ खड़ा रहना पड़ जाए, तुम्हें कड़वा लगने लगेगा। ये कहोगे ठंड हो गई, अंधेरा हो गया, चाय पिला दो। चलिए, जो सेंसिटिव लोग होते हैं उनको ज्यादा दुख क्यों फील होता है? उनको पता चल जाता है कि दुख इतना है, उनका दुख प्रकट हो जाता है। बाकियों का दुख अप्रकट रहता है, उनको भीतर भीतर दीमक की तरह खाता है। जिनको तुम कहते हो सेंसिटिव लोग, वो पीड़ा के प्रति सजग हो जाते हैं, बाकी अपनी ही पीड़ा के प्रति सोए हुए रहते हैं। पीड़ित तो सभी है। Suffering is a teacher. A teacher, a messenger. Wake up call. बताने आती है कि कुछ गलत है, ठीक करो। तो जब देखते हैं तो टेरिबली रॉन्ग नजर आता है।
तो तुम कहते हो इतना कौन ठीक करे, सो जाओ। पीड़ा आती है तो दो तुम उत्तर दे सकते हो उसको, एक तो ये कि जग जाओ, और दूसरा ये कि और भी गहरा सो जाओ। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या उत्तर देना चाहते हो। आचार्य जी इनिशियल ग्लिम्स के बाद सोना बहुत मुश्किल है। अरे हम कुछ भी करके दिखा सकते हैं। सोना मुश्किल है तो भांग की गोली ले लो, कोई और नशा कर लो। नींद आ नहीं रही तो लाई भी तो जा सकती है। आचार्य जी डायरेक्ट परसेप्शन में हम क्या परसीव कर रहे होते हैं? कुछ नहीं। डायरेक्ट परसेप्शन का मतलब ही है कि परसीवर नहीं है। इनडायरेक्ट परसेप्शन क्या होता है? जिसमें परसीवर बीच में बैठ गया है। परसीवर अपने माध्यम से देख रहा है। परसीवर, दृष्टा अपने माध्यम से देख रहा है दृश्य को। तो वो दृश्य क्या देखेगा? खुद को ही देखेगा। जैसे मेरी आंखों के आगे मैं ही खड़ा हो गया हूं, तो मुझे क्या दिखाई देगा? सदा मैं ही तो दिखाई दूंगा। ये हमारा सामान्य दर्शन होता है। हमारी आंखों के आगे हम ही खड़े होते हैं। तो आचार्य जी डायरेक्ट नोइंग में एनालिसिस चल रहा होता है। डायरेक्ट नोइंग में नोअर नहीं होता। एनालिसिस कौन करेगा? डायरेक्ट नोइंग होती है ऐसे, उसमें बीच में किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं होती। खड़े हो और कुछ बात कौन गई, ये है डायरेक्ट नोइंग या डायरेक्ट लिसनिंग या डायरेक्ट परसेप्शन, जो भी बोलो। खुद तुम बीच में आए ही नहीं, न तुम बीच में आए, न तुम्हारी बुद्धि बीच में आई, न स्मृति बीच में आई।